तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है रसिया के एक खतरनाक जेल से। एक ऐसा जेल जहाँ पे दुनिया भर के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। और मूवी के स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि इसी जेल के अंदर रसिया के कुछ सोल्जर्स क्रेवन को भी लेकर आ जाते हैं। जेल के अंदर आकर जब क्रेवन को उसके सेल में डाला जाता है तो हम ये देखते हैं कि उसके सेल के अंदर एक रशियन कैदी भी था, जो कि क्रेवन को देखते उससे कहता है कि किसी और का यहाँ पर आना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन उसके जवाब में क्रेवन कहता है कि उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रेवन यहाँ पर 3 दिन से ज़्यादा रुकने वाला नहीं है। असल में इसके आगे हमें पता चलता है कि क्रेवन असल में यहाँ पर किसी की तलाश में आया है और वो इसी जेल के अंदर है और उसका नाम होता है साइमन। इसीलिए अगले दिन क्रेवन जेल के अंदर साइमन को ढूंढता है और वो साइमन को जान से मार देता है। और ऐसा इसलिए किया कि साइमन जानवरों का शिकार करवाता था और कोई भी इंसान जानवरों का शिकार करे, यह बात क्रेवन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्रेवन जैसे ही साइमन को जान से मारता है वैसे पुलिस को इसके बारे में पता लग जाता है, जिस वजह से पुलिस वाले क्रेवन को पकड़ने आते हैं। लेकिन क्रेवन अपनी पावर्स इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से जेल से बाहर निकल जाता है और उस जेल से कूदकर बहुत दूर भाग जाता है। और काफ़ी दूर आने के बाद हम ये देखते हैं कि जहाँ पर क्रेवन का प्लेन होता है उस प्लेन के अंदर क्रेवन का एक और दोस्त भी होता है और इसीलिए उसी प्लेन के जरिए क्रेवन यहाँ से उड़ जाता है। बट उसके बाद जो जेल के रशियन सोल्जर्स होते हैं उन्हें क्रेवन की तलाश करते हुए बर्फ में एक आदमी की लाश मिलती है और जब वह सोल्जर उसकी तहकीकात करते हैं तो उसे पता लगता है कि असल में यह मरा हुआ आदमी वो कैदी है जिसे पकड़ के उन सोल्जर्स को जेल के अंदर लाना था। यानी कि दोस्तों, क्रेवन द हंटर ने इस कैदी को पकड़ के उसे जान से मार दिया और फिर उसकी जगह लेकर जेल में आ गया था ताकि जेल के अंदर वो साइमन को मार सके, क्योंकि वो जानवरों का शिकार करता है। अब इसके बाद यह कहानी 12 साल पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 12 साल पहले क्रेवन काफ़ी छोटा होता है एंड उसके साथ उसका छोटा भाई भी होता है। क्रेवन का असली नाम सर्ग होता है और उसका छोटे भाई का नाम डिमित्री। और यह दोनों इस टाइम स्कूल में पढ़ा करते हैं। लेकिन उनके स्कूल के टाइम पर ही अचानक से उनके फादर उन्हें लेते आते हैं और हमें पता लगता है कि उसके फादर का नाम निकोलाई है। और यह निकोलाई क्रेवन असल में एक बहुत ही बेरहम इंसान है जिसे कमज़ोर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके साथ ही यह निकोलाई खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी समझता है। और अगर बात करें इनके बिजनेस की तो ये जानवरों का शिकार करके उनका सप्लाई करता है और यह काम करके उन्होंने बहुत पैसा कमाया है। इसके साथ ही जानवरों का शिकार करना निकोलाई को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और अब जब निकोलाई अपने दोनों बेटों को लेने आता है तब उन्हें कार में बैठकर वो उन दोनों से कहता है कि आज उन दोनों की मदर की मौत हो गई है, लेकिन वो ये चाहता है कि उनके दोनों बेटे उनकी मदर की मौत पे रोए ना। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके हिसाब से उन दोनों की जो मदर थी यानी निकोलाई की वाइफ वो बहुत ही कमज़ोर इंसान थी और उसकी कमज़ोरी की वजह से उसकी मौत हो गई। और फिर दोस्तों, यहीं पर स्टोरी में देखते हैं कि जो निकोलाई की वाइफ होती है उसकी मौत की वजह निकोलाई ही होता है, क्योंकि इस इंसान ने अपने वाइफ को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया होता है और इसकी वजह से इसकी वाइफ की जान चली जाती है। लेकिन यहाँ प्रेजेंट टाइम में निकोलाई अपने दोनों बेटे से कहता है कि उन दोनों को अपनी मदर की मौत का गम भूलना होगा। इसके साथ ही आज वो उन दोनों को अफ्रीका के जंगल में ले जा रहे हैं ताकि वो दोनों भी आज उसके साथ मिलकर शेर का शिकार कर सके। और निकोलाई के हिसाब से उसके दोनों बेटे स्ट्रांग हो जाएंगे। अब इसके बाद ही दोस्तों निकोलाई अपने दोनों बेटों को लेकर सीधे अफ्रीका निकल जाता है ताकि वो लोग शेर का शिकार कर सके। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा अफ्रीका के तंजानिया कंट्री को देखते हैं, जहां तंजानिया के अंदर हम एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम होता है कैलिप्सो। ये कैलिप्सो इस टाइम पर अपनी नानी के साथ होती है और यहीं पर हमें पता लगता है कि कैलिप्सो की नानी असल में एक टैरो कार्ड रीडर है एंड उन्हें अफ्रीकन जंगलों के जड़ी बूटियों की काफ़ी समझ है। इसके साथ ही कैलिप्सो की नानी उसे एक छोटी सी शीशी भी देती है और वो कैलिप्सो को शीशी देते हुए कहती है कि इस वाले शीशी के अंदर एक ऐसा खास नुस्खा है जो नुस्खा सिर्फ वो और उसके परिवार के लोग ही बना सकते हैं और यह नुस्खा कैलिप्सो की नानी के खानदान की सीक्रेट है। लेकिन जब कैलिप्सो उनसे पूछती है कि आखिरकार इसके अंदर ऐसा क्या है, तब कैलिप्सो की नानी ये बताती है कि इस वाले नुस्खे के अंदर एक ऐसी पावर है, यह किसी भी जख्म को पलक झपकते ठीक कर सकता है। यहाँ तक कि कोई इंसान भी मर रहा होता है तो उसे फिर से ठीक कर सकती है। और फिर यह बोलने के बाद कैलिप्सो की नानी उन्हें ये खास नुस्खा देती है और फिर वो कैलिप्सो से कहती है कि इसका इस्तेमाल तब करना जब तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। दूसरी तरफ देखते हैं कि निकोलाई और उसकी अपनी टीम और उनके दोनों बेटे अफ्रीका के जंगल में आ जाता है ताकि यहाँ पर वो शेर का शिकार कर सके। यहीं पर ही निकोलाई अपने दोनों बेटे को बताता है कि आज यहाँ पर असल में वो लोग एक ऐसे खास शेर को मारने आए हैं जिस शेर का वो आज तक कोई शिकार नहीं कर पाया है। वो साइज में काफ़ी बड़ा है और खूंखार भी और काफ़ी पावरफुल है और आज तक उस शेर का कोई भी शिकार नहीं कर पाया। यहाँ तक कि उस शेर ने अब तक 2000 से ज़्यादा लोगों को जान से मार दिया है। इसके साथ ही निकोलाई अपने बेटे को कहता है कि उस शेर का नाम ज़ार है। अब वो लोग यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो यहाँ पर
जार का शिकार नहीं कर लेते। अब दोस्तों इसी टाइम पर निकोलाई से मिलने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम होता है ओलेक्सी। ओलेक्सी निकोलाई से मिलकर कहता है कि वो भी एक शिकारी है, उसने निकोलाई के बारे में काफी अच्छी बातें सुनी है और इसीलिए वो चाहता है कि निकोलाई उसके साथ एक डील कर ले एंड डील के अंदर वो लोग पार्टनर्स बन जाए। बट ये बात सुनकर निकोलाई ओलेक्सी का मजाक उड़ाता है और वो ओलेक्सी से कहता है कि वो बहुत ही कमजोर है एंड इसीलिए निकोलाई किसी भी कमजोर के साथ कोई डील नहीं करता है और फिर ये बोलकर ही वो अलेक्सी को वहां से भेज देता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अलेक्सी को निकोलाई की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए वो निकोलाई से नफरत करने लगता है। लेकिन इस टाइम दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि निकोलाई के दोनों बेटे यानी सर्ब और दमित्री उनसे काफी दूर हो जाते हैं और इसीलिए वो अपने फादर को ढूंढने जाता है। लेकिन इसी टाइम पर उन दोनों के सामने जार आ जाता है, यानी वही शेर जिसका शिकार करने ये लोग आए हैं। अब जार को देखकर सर्ग अपने छोटे भाई पीछे कर देता है और वो खुद जार के सामने बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। लेकिन सर्गई के मन में जानवरों को लेकर हमदर्दी होती है और वो इसीलिए उसे मारता नहीं है और अपनी बंदूक को नीचे कर लेता है। लेकिन अब क्योंकि जार बहुत ही ज़्यादा खूंखार था इसीलिए वो सर्गई पर अटैक कर देता है और इसके साथ ही शरीर को नोचने लगता है। लेकिन इसी टाइम पर सारी आवाज़ें सुनकर निकोलाई और उसकी टीम भी यहाँ पर आ जाती है और निकोलाई अपने सामने जार को देखकर ही उस पर 2-3 गोलियां चलाता है। लेकिन हमें देखते हैं कि उसकी गोलियों का जार पर कोई असर नहीं होता। इसीलिए जार नाम का शेर सर्गई को अपने मुंह से पकड़कर और उसे घसीट कर बहुत दूर ले जाता है। लेकिन किस्मत से इसी टाइम पर कैलिप्सो अपनी मदर के साथ गाड़ी से जा रही होती है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी से ही सर्गई और जार को देख लेती है, जिस वजह से वो गाड़ी से उतरकर वो सीधे सर्गई के पास जाती है एंड वो ये नोटिस करती है कि जार नाम के शेर ने सर्गई को पूरी तरह से घायल कर दिया है। लेकिन कैलिप्सो के यहाँ आते ही जार सर्गई को छोड़ देता है और वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ही कैलिप्सो सर्गई की हालत देखकर अपनी नानी का दिया हुआ नुस्खा उसे पिला देती है। इसके साथ ही दोस्तों जार के वहाँ से जाने से पहले हम ये देखते हैं कि जार की बॉडी का एक बूंद खून भी सर्गई की बॉडी के अंदर चला जाता है और इसीलिए जैसे कैलिप्सो ने सर्गई को नुस्खा पिलाया होता है वैसे ही वो नुस्खा सर्गई की बॉडी के अंदर जाकर जार के खून से मिलता है और सर्गई की बॉडी में जानवरों की एक कमाल की पावर आ जाती है। हालांकि इसके बाद ही सर्गई के फादर सर्गई को ढूंढ लेते हैं और वो सीधे उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर जब सर्गई को देखते हैं तब उनका टेस्ट करके उन्हें यह पता लगता है कि सर्गई मर चुका है। लेकिन तभी अचानक से नुस्खा का चमत्कार होता है और सर्गई की बॉडी के सारे जख्म देखते ही देखते भर जाते हैं और सर्गई ठीक हो जाता है। सर्गई के ठीक होते ही उसका फादर निकोलाई उसे अपने घर लेके जाता है। निकोलाई अपने बेटे सर्गई को दीवार दिखाता है, वहाँ पर उसके बाप निकोलाई ने शेर के सर को काट कर लटका दिया है। उस शेर के सर को दिखाकर निकोलाई सर्गई से कहता है कि ये वही जार नाम का शेर है जिसने तुम पर हमला किया था और अब क्योंकि इसने तुम पर हमला किया था इसीलिए मैंने इसकी ये हालत की है। इसके साथ ही निकोलाई सर्गई से ये भी कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई को बंद करके अब से तुम भी मेरे साथ ही शिकार सीखो और मेरे पूरे धंधे को समझो, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें ये संभालना है। लेकिन अब यहाँ पर अपने फादर की ये सारी बातें सुनकर उस शेर का कटा हुआ सर देखकर सर्गई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि असल में सर्गई को ना तो उसके फादर का बिजनेस पसंद था, ना ही उसे फालतू में किसी भी जानवर का शिकार करना पसंद था। और फिर इसीलिए सर्गई ये फैसला करता है कि वो अपने घर से भाग जाएगा। जिसके बाद जैसी रात होती है वैसे वो अपना बैग पैक करता है और चुपचाप घर से भाग जाता है। घर से भागकर वो सर्गई सीधे रसिया चला जाता है, क्योंकि असल में सर्गई की मदर जो थी वो रसिया से थी और रसिया में उसके पास कई सारे जंगल थे और इसीलिए वो सर्गई अपनी मदर के जंगल में जाता है और वहाँ पर आकर एक क्लास के घर में रहने लगता है। और दोस्तों यह जगह वही होता है जहाँ पे बचपन में सर्गई अपनी मदर के साथ आकर खेलता था। अब इसके बाद ही सर्गई इसी जंगल में रहना स्टार्ट कर देता है और वो धीरे धीरे करके जंगल के तौर तरीके सीखने लगता है। एंड अब क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ उसके अंदर एक खास पावर आ गई थी, इसीलिए इस पावर की मदद से ना सिर्फ सर्गई छलांग मार सकता था बल्कि वो बड़ी आसानी से पेड़ पे चढ़ भी सकता था, बहुत दूर की चीजें सुन सकता था, दूर तक आराम से देख भी सकता था और यहाँ तक कि उसकी बॉडी का पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए वो किसी को बड़े आराम से भी मार सकता था। अब यहाँ जंगल में रहने के दौरान सर्गई एक दिन यह देखता है कि उसके उसी जंगल में कुछ शिकारी आकर जानवरों का शिकार करते हैं और जानवरों को मारने लगते हैं। यह देखकर सर्गई को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो सीधा उन शिकारियों के पास जाता है और उन्हें जान से मार देता है ताकि वो लोग जानवरों को ना मार सके। और फिर दोस्तों सर्गई इसी तरह से जंगल में ही रहता है
और इस जंगल के जानवरों को बचाने के लिए वो सारे शिकारियों को मारता है और फिर यहीं पर ही वो अपना नया नाम रखता है जो कि होता है क्रेवन। अब इसके बाद ही स्टोरी एंड होती है और कहानी सीधे प्रेजेंट में आती है। प्रेजेंट टाइम के अंदर हम यह देखते हैं कि सर्गे यानी क्रेवन अपने शीशे वाले घर में आ जाता है। उसे जंगल के अंदर से काफी गाड़ियों की और काफी बंदूकों की आवाज आ रही है, इसीलिए वो उस जगह पर जाता है। तब वो ये देखता है कि कई सारे शिकारी उस जंगल में जानवरों का शिकार करके ले जा रहे हैं और इसीलिए यह देखकर क्रेवन को बहुत गुस्सा आता है एंड वो सारे शिकारियों को जान से मार देता है। अब दोस्तों इसके बाद ही हम देखते हैं कि क्रेवन के पास एक किताब होती है, एक ऐसी बुक जिसके अंदर उसने कई सारे लोगों का नाम लिख रखा होता है और यहीं पर हमें पता लगता है कि इस बुक के अंदर जिनका भी नाम लिखा है वो भी असल में उसके फादर जैसे ही शिकारी होते हैं जो कि जानवरों का शिकार करते हैं। और इसीलिए क्रेवन की लाइफ का एक मकसद है कि वो उन सारे शिकारियों को जान से मार देगा। लेकिन इन सारे जानवरों के शिकारियों की संख्या होती है 100 से भी ज्यादा, यानी क्रेवन ने अपने बुक के अंदर 100 से भी ज्यादा लोगों के नाम लिख रखा होता है, इसीलिए वो एक एक करके इन सभी को जान से मार रहा है। यहाँ तक कि मूवी के स्टार्टिंग में रसिया के जेल में जाकर जिसे मारा था उसका नाम भी इसी बुक के अंदर था। अब इसके बाद ही हम यह देखते हैं कि क्रेवन कैलिप्सो को ढूंढता है और सीधा उससे मिलने जाता है। लेकिन जब क्रेवन कैलिप्सो से मिलने जाता है तब कैलिप्सो उसे पहचानती नहीं है और इसीलिए वो कैलिप्सो को एक कार्ड दिखाता है और वो ये कार्ड देते हुए उसे कहता है कि ये तुम्हारा वही कार्ड है जो तुम मेरे पास भूल गई थी। असल में ये वाला कार्ड कैलिप्सो को उसकी नानी ने दिया था और इसीलिए वो कार्ड देखकर कैलिप्सो समझ जाती है कि उसके सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि सर्गे है जिसकी उसने जान बचाई थी। हालांकि इसके बाद क्रेवन कैलिप्सो से कहता है कि जो भी लोग जानवरों का शिकार करते हैं मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए मैंने अपनी बुक के अंदर उन सभी लोगों का लिस्ट बना रखा है जो भी लोग जानवरों का शिकार करते हैं और मैं एक एक करके उन सभी को खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि ये सब के सब लोग मिलकर निर्दय तरीके से जानवरों को मारते हैं और उनके सिंग, उनके खाल, उनका नाखून और उनके दांत को बेचकर मुनाफा कमाते हैं और मैं इन सब चीज़ों को रोकना चाहता हूँ। पर यह बात सुनकर कैलिप्सो उससे कहती है कि इसमें मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। जो सुनकर क्रेवन उससे कहता है कि तुम एक लॉयर हो और तुम जिस लॉ फर्म के अंदर काम करती हो उस लॉ फर्म के इसमें से ज़्यादातर शिकारी क्लाइंट्स हैं एंड इसीलिए तुम्हारी लॉ फर्म के अंदर इसमें से ज़्यादातर शिकारियों की डिटेल्स मौजूद है, इसीलिए तुम मुझे वो डिटेल्स दे दो ताकि मैं उन सब के एड्रेस और उनके बारे में जानकर उन सबको ख़त्म कर सकूं। अब यह बात सुनकर कैलिप्सो मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों ही ये डील कर लेते हैं। इसके बाद ये कहानी यहीं पे शिफ्ट होती है और हम सीधे एलेक्सी को देखते हैं। और दोस्तों एलेक्सी वही इंसान है जो आज से बहुत साल पहले निकोलाई से मिलकर उसके साथ पार्टनरशिप करने आया था, लेकिन कि कमज़ोर होने की वजह से निकोलाई ने उससे भगा दिया था। असल में एलेक्सी भी एक शिकारी था जो कि जानवरों को शिकार करके उसका उन्हें सप्लाई करता था और इसीलिए वो निकोलाई के साथ काम करना चाहता था। लेकिन जब निकोलाई ने उसकी बेइज्जती करके उसे भगा दिया था तब उसे बहुत बुरा लगा और इसीलिए एलेक्सी डॉक्टर माइल्स नाम के एक साइंटिस्ट से मिलता है जिसने उसे ताकतवर करने के लिए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और उस साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट की वजह से एलेक्सी बन गया है राइनो। लेकिन असल में राइनो में तब्दील होना एलेक्सी के हाथ में था, जिसके लिए उसके पास एक बैग था। उस बैग के अंदर एक खास तरह की दवा या फिर लिक्विड को कैरी करता था और उसी चीज को वो एक पाइप के जरिए अपनी बॉडी में डालता था। इसीलिए जब तक वो पाइप उसकी बॉडी से जुड़ी रहती थी तब तक वो निकोलाई इंसान रहता था और जैसे ही वो पाइप हटी वैसे ही वो राइनो बन जाता था। हालांकि एलेक्सी राइनो बनकर इसीलिए नहीं रहना चाहता था क्योंकि राइनो बनने के बाद उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा दर्द होता था, जिस वजह से एलेक्सी राइनो तभी बनता था जब उसे ज्यादा जरूरत होती थी। अब यहाँ पर हम एलेक्सी को यानी कि राइनो को उसके अड्डे में देखते हैं जहाँ पर उसका एक खास आदमी उससे कहता है कि असल में आजकल क्रेवन द हंटर नाम का एक आदमी बहुत ही फेमस हो रहा है और हम जैसे लोग जो कि जानवरों का शिकार करते हैं ये क्रेवन द हंटर उन्हें जान से मार देता है। इसीलिए बॉस क्रेवन द हंटर से आपको भी खतरा है, इसीलिए इससे पहले क्रेवन द हंटर हमें मारे हम लोग इस क्रेवन द हंटर को मार देते हैं। और अब क्रेवन द हंटर को मारने के लिए राइनो एक खास आदमी को बुलाता है जिस आदमी का नाम फॉरेनर होता है। अगले सीन के अंदर हम यह फॉरेनर को देखते हैं जो कि असल में एक ऐसा इंसान होता है जो कि ना सिर्फ बहुत ही तेजी से मूव कर सकता है बल्कि इसके अलावा ये किसी की आंखों में देखकर उसे हिप्नोटाइज कर भी सकता है। और अब राइनो इसी फॉरेनर से मिलकर क्रेवन द हंटर को मारने वाला है। इसके बाद ही हम सीधा क्रेवन द हंटर को देखते हैं जहां पर क्रेवन को उसके छोटे भाई का फोन आता है एंड वो उससे कहता है कि उसका बर्थडे है इसीलिए उसे आना ही पड़ेगा। इसके बाद ही क्रेवन भी अपने छोटे भाई के बर्थडे में उससे मिलने जाता है। यहाँ पर ही उन्हें उन दोनों के फादर निकोलाई भी आते हैं।
यहाँ पर हम इन चीज को नोटिस करते हैं कि क्रेवन समय समय पर अपने छोटे भाई दिमित्री से मिलने आता है, बट उसे अभी भी अपने फादर से मिलना पसंद नहीं है। लेकिन क्रेवन का फादर निकोलाई हमेशा उससे कहता है कि फिर से घर लौट आओ और हम सबके साथ रहने लगो, लेकिन क्रेवन कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होता। अब इसके बाद ये लोग बर्थडे पार्टी को एंजॉय करते हैं। अब रात होने पर ये लोग सो जाते हैं, लेकिन जब सुबह क्रेवन उठता है तब ये देखता है कि उसका छोटा भाई उसके कमरे से गायब है। इसीलिए जब वो जल्दी से बिल्डिंग के नीचे देखता है तब उसे पता चलता है कि कुछ गुंडों ने उसके छोटे भाई को किडनैप कर लिया है और वो इस टाइम पर छोटे भाई को गाड़ी में डालकर वहां से लेके जा रहा है। यह देखकर क्रेवन जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करता है और उस गाड़ी पर अटैक करके अपने छोटे भाई को चुराने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो गुंडे गाड़ी से निकलते हैं और सीधा हेलीकॉप्टर में घुस जाते हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए क्रेवन के छोटे भाई दिमित्री को वहां से लेके जाते हैं, जिस वजह से क्रेवन उसे पकड़ नहीं पाता। अब ये चीज देखकर क्रेवन को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो सीधा कैलिप्सो के पास जाता है और वो कैलिप्सो को उन सारे गुंडों का डिटेल्स देकर उससे कहता है कि वह किसी भी तरह उन सारे गुंडों का पता लगाए। जिसके बाद कैलिप्सो भी उन सारे गुंडों के बारे में पता करने लगती है। अब इसके बाद ही क्रेवन सीधा अपने घर जाता है ताकि वो इस बारे में अपने फादर को बता सके। लेकिन घर पहुंचते ही उसे पता लगता है कि उसके फादर को इस बारे में पहले से ही पता लग चुका है, क्योंकि जिन लोगों ने दिमित्री को किडनैप किया है उन्होंने उसके फादर को फोन करके उससे $20 मिलियन मांगे हैं और साथ ही साथ उन लोगों ने क्रेवन और निकोलाई को डराने के लिए दिमित्री की एक उंगली काट कर भेजी है। क्रेवन के वहां पर आते ही उसका फादर निकोलाई उसे सारी बात बताता है और इसे इन बातों को सुनकर क्रेवन अपने फादर से कहता है कि आप तो बहुत पैसे वाले हैं, आप सिंपली $20 मिलियन देकर मेरे भाई को छुड़ा लीजिए। लेकिन यह बात सुनकर उसका फादर निकोलाई मना कर देता है और वो कहता है कि बात पैसों की नहीं है, अगर मैंने पैसे दिए तो मैं कमजोर दिखूंगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं दूसरों के सामने कमजोर दिख नहीं सकता। अब यही सारी बातें सुनकर क्रेवन को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो वहां से चला जाता है और सीधा कैलिप्सो से मिलता है। वो और कैलिप्सो इस बात का पता कर लेते हैं कि जिन गुंडों ने उसके भाई को किडनैप किया था उन गुंडों का अड्डा कहाँ पर है। यह बात जानते ही क्रेवन सीधा उन गुंडों के अड्डे पर जाता है और उन सारे गुंडों को बीट करके उनके बंदे से पूछता है कि आखिरकार उसका भाई कहाँ पर है। जो बात सुनकर वो पेन बंदा क्रेवन को बताता है कि असल में उन सब ने उसके भाई को किडनैप तो किया था, बट उन्होंने उसे किडनैप करके सीधा राइनो को सौंप दिया था, क्योंकि राइनो ने उनसे ये करवाया था। अब इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि राइनो के कुछ आदमी दूर से ही इन सब पर ध्यान रख रहे थे और इसीलिए वो लोग इसी टाइम पर इस अड्डे पर मिसाइल से फायरिंग करवा देते हैं ताकि इन सारे गुंडों के साथ साथ क्रेवन भी मारा जाए। लेकिन क्रेवन इन सब से बच जाता है। इसके बाद ही दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि क्रेवन का छोटा भाई दिमित्री इस टाइम पर राइनो के साथ ही होता है और यहीं पर ही राइनो दिमित्री से कहता है कि वो अपने क्रेवन को फोन करे और उसे यहाँ पर बुलाए। जिसके बाद यह दिमित्री क्रेवन को फोन करता है और वो क्रेवन को अपने पास बुलाता है। जैसे ही क्रेवन ये बात सुनता है वैसे ही क्रेवन भी सीधा तैयार होकर राइनो के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है। लेकिन अब क्रेवन यहाँ पर राइनो और फॉरेनर से लड़ने आता है। तब हम यह देखते हैं कि इस टाइम पर ये लोग पूरी तरह से तैयार होते हैं और इसीलिए ये लोग पहले तो क्रेवन की बॉडी पर काफी सारी पॉइजन के डांट मारते हैं, जिससे क्रेवन काफी कमजोर हो जाता है और फिर वो लोग क्रेवन को पूरी तरह से घायल कर देते हैं। इसके बाद जो फॉरेनर होता है वो क्रेवन को गोली मारने ही वाला होता है। तभी उसी टाइम पर वहां पर कैलिप्सो आ जाती है और वो अपना तीर सीधा चलाकर फॉरेनर की आंख में घुसा देती है, जिससे कि फॉरेनर की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद ही कैलिप्सो ये देखती है कि क्रेवन की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और इसीलिए वो अपनी नानी माँ की बताई दूसरी नुस्खा निकालती है और उसे क्रेवन को पिला देती है, जिससे अब क्रेवन बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद क्रेवन जैसे ही उठता है वैसे ही वो राइनो के पास निकल जाता है ताकि वो उसे अपने छोटे भाई को छुड़ा सके। और इसके बाद ही हम यह देखते हैं कि राइनो जिस कार में जा रहा होता है उसी कार पर काफी सारे जानवर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उसकी गाड़ी पलट जाती है। लेकिन इसी टाइम पर वो अपनी बॉडी से ट्यूब निकाल लेता है, जिस वजह से वो राइनो बन जाता है और गाड़ी से बाहर आ जाता है। इसी टाइम पर क्रेवन भी वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट होता है। इस फाइट के अंदर राइनो क्रेवन पर काफी भारी पड़ जाता है, क्योंकि राइनो की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन तभी क्रेवन यह बात नोटिस करता है कि राइनो की बॉडी पर एक होल होता है और ये होल वही होता है जिसके जरिए राइनो अपनी बॉडी के अंदर ट्यूब डाला करता था। और इसीलिए इस होल को देखकर क्रेवन उसके अंदर एक सरिया घुसा देता है और फिर जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही राइनो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। लेकिन क्रेवन यहाँ पर रुकता नहीं है और वो सीधा राइनो को पकड़कर उन सारे जानवरों के झुंड के सामने फेंक देता है, जिसके बाद वो सारे जानवर राइनो की बॉडी पर चढ़कर उसकी सारी हड्डियां तोड़ देते हैं और उसे अधमरा कर देते हैं। हालांकि जब
राइनो यहाँ पर अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है, तब इसी टाइम पर क्रेवन उसके पास आता है एंड वो उससे पूछता है कि मैंने आज तक जिसको भी मारने की कोशिश की है उन्हें मैंने जान से ही मार दिया, इसीलिए आज तक कोई भी जिंदा इंसान इस बात को जान नहीं पाया था कि मैं ही क्रेवन द हंटर हूँ। सो आखिरकार तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता लगा और तुमने कैसे जाना कि मैं ही क्रेवन द हंटर हूँ। यह बात सुनकर राइनो मरते हुए क्रेवन को बताता है कि तुम्हारे क्रेवन द हंटर के बारे में मुझे तुम्हारे फादर ने बताया, और फिर यह बोलकर ही राइनो मर जाता है। अब इसके बाद ही क्रेवन अपने फादर से मिलने जाता है और वो उन्हें बताता है कि मुझे आज तक जितने शिकारियों को मारना था मैंने उन सबको मार दिया है, अगर कोई शिकारी बचा है तो वो आप है। और हाँ, अब मैं ये भी जान चुका हूँ कि मेरे क्रेवन द हंटर होने के बारे में आपने ही राइनो को बताया था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपने ऐसा क्यों किया। यह बात सुनकर क्रेवन का फादर निकोलाई उससे कहता है कि असल में राइनो मेरा बहुत ही बड़ा दुश्मन था, क्योंकि वो मेरे बिजनेस में मुझसे आगे निकल रहा था और यह चीज मुझे बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि वो काफी पावरफुल था इसीलिए मैं यह जानता था कि मैं उसे मार नहीं सकता हूँ, और इसीलिए मैंने जाल बिछाया कि राइनो को और तुम्हें दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया ताकि तुम दोनों एक दूसरे से लड़ो और लड़ाई में तुम राइनो को मार दो, क्योंकि मैं जानता था कि तुम राइनो को मार सकते हो। और हाँ, रही बात मेरी, तो अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार सकते हो। लेकिन अपने फादर की बात सुनकर क्रेवन उन्हें मारता नहीं है और वो उठकर चला जाता है। लेकिन इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि जंगल से एक भालू निकलता है और वो क्रेवन के सामने क्रेवन के फादर पर अटैक करके उन्हें जान से मारने लगता है। और भालू से बचने के लिए क्रेवन का फादर अपनी गन निकालता है और उसके गन के अंदर एक भी गोली नहीं थी। और फिर इसके बाद हम क्रेवन को देखते हैं कि जिसने उन गन की सारी गोलियां निकाल ली थी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम क्रेवन ने डायरेक्टली तो अपने फादर को नहीं मारा, लेकिन उसी ने अपने फादर को भालू से मरवाया है। और अब इसी तरह से क्रेवन द हंटर ने उन सारे शिकारियों को मार देता है जो जानवरों का शिकार किया करते थे। अब इसके बाद ही दोस्तों 1 साल बीत जाता है और 1 साल बाद जब फिर से दिमित्री का बर्थडे आता है तब क्रेवन उससे मिलने के लिए जाता है। लेकिन वो यहाँ पर ये देखता है कि उसके छोटे भाई ने अपने फादर का काम स्टार्ट कर दिया है, यानी कि अब दिमित्री भी जानवरों का शिकार करवाता है और उन्हें सप्लाई करता है। यह चीज देखकर क्रेवन दिमित्री को रोकने की कोशिश करता है, बट यह चीज देखकर दिमित्री अपने कई सारे रूप बदलता है, क्रेवन को खुद से दूर रहने के लिए कहता है। और फिर दोस्तों हमें पता लगता है कि क्रेवन का भाई दिमित्री कमलीन बन चुका है और यह एक लायन उसी साइंटिस्ट की मदद से बनता है जिस साइंटिस्ट की मदद से एलेक्सी राइनो बना था। लेकिन अब कमलीन यानी दिमित्री क्रेवन से कहता है कि उसे इस टाइम पर घर जाना चाहिए क्योंकि उसके फादर ने उसके लिए कुछ सामान छोड़ा है। और फिर यह सुनकर जब क्रेवन अपने घर जाता है तब वो देखता है कि उसके फादर ने मरने से पहले उसके लिए एक हंटर वाला जैकेट छोड़ा है। इसलिए यहाँ पर क्रेवन अपने फादर के दिए हुए गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है और फिर इस जैकेट को पहनकर वो बनता है क्रेवन द हंटर। और फिर दोस्तों इसके साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है।